खान साहब की। और इमरान खान साहब ने जो अभी लेटेस्ट अपना एक स्टेटमेंट दिया है उसमें उनका कहना है कि जी समंदर पार पाकिस्तानी यानी ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान का एसेट्स हैं और असासा हैं और वो चाहते हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा पैसे भेजें। इमरान खान साहब कहते हैं मेरा दिल चाहता है मैं उनको वीआईपी बना दूं। अब इस वक्त जो मेरा टॉपिक है वो शायद सबसे बड़ा इशू है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है खान साहब की। और इमरान खान साहब ने जो अभी लेटेस्ट अपना एक स्टेटमेंट दिया है उसमें उनका कहना है कि जी समंदर पार पाकिस्तानी यानी ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान का एसेट्स हैं और असासा हैं और वो चाहते हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा पैसे भेजें। इमरान खान साहब कहते हैं मेरा दिल चाहता है मैं उनको वीआईपी बना दूं। अब वीआईपी से हो सकता है वेरी इडियट पर्सन का कहना चाह रहे हो खान साहब या क्या, क्योंकि अभी तक तो हमने यही देखा है कि वो उल्लू बनाते आए हैं कौम को भी, और जो लोग मुल्क के अंदर हैं और जो लोग मुल्क के बाहर हैं उन्हें भी। हर तरह से इमरान खान साहब की पॉलिसीज हमें फेल्ड होती नजर आ रही हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। वो कंप्लीट एक फेलियर हैं और जिसे कहना चाहिए कि ना उनसे इकोनॉमी चल रही है, ना एजुकेशन सेक्टर, ना हेल्थ सेक्टर। और अब जिस तरह से ओवरसीज पाकिस्तानियों को घेरा जा रहा है वो भी एक हम देख रहे हैं कि बड़ा ही एक फेल्ड किस्म का प्रोजेक्ट है। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, मैं आपको सुनवाती हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। खाली लेबल लगवाना पाकिस्तानी बस। लाओ भाई मैं इस मुल्क को छोड़ के जा रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि फैमिली को लेने भी मुझे ना पड़े। मैं अपनी फैमिली को किसी के साथ बुलवा लूंगा। इस मुल्क में रहना मेरे हिसाब से अपने आप को सजा देने के बराबर है, क्योंकि जिस मुल्क में इंसान की सलामती नहीं, जिस मुल्क में इंसान के पैसे की सलामती नहीं, जिस मुल्क में इंसानियत की सलामती नहीं, उस मुल्क में रहना बेकार है। ओवरसीज पाकिस्तानी खान साहब के कहने पे प्लीज मत आइएगा। हमारे पीएम साहब कह तो दे रहे हैं बड़ी तरह से कि वी आर वेलकमिंग ओवरसीज पाकिस्तानी, but you are not welcomed in Pakistan. So stay where you are and don't please ever think to come in Pakistan and invest your money in Pakistan. Thank you very much. आप ओवरसीज पाकिस्तानी को क्यों मना कर रहे हैं भाई? भाई मैं खुद ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ। मैं 4 साल पहले यहाँ आया था अपनी मुल्क में रहने के लिए। अब गलती हो गई सर, बहुत बड़ी गलती हो गई जिसका दुनिया भी भुगत लिया। जी ये थे ओवरसीज पाकिस्तानी। और आप देख ही रहे थे कि इनको जब ये पाकिस्तान में रहने के लिए आए हैं तो इनको कितना मजा आ रहा है और ये कितने खुश हो रहे हैं। और बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि अब्बा डब्बा जब्बा, इन्होंने साफ साफ बताया कि ये कितने सख्त परेशान है, क्योंकि इन सुनने में आया कि इनका भी एक अपार्टमेंट था नस्ला टावर जो गिराया गया है कराची में उसमें, और जाहिर है कि उसके बाद ना कोई पेमेंट है, ना कोई पूछ रहा है, ना कोई घास डाल रहा है। और इसी तरह के कई लोग हैं जो कि जब पाकिस्तान से बाहर होते हैं तब तो वो इस तरह के खान साहब की, इमरान खान साहब की बातों में आ जाते हैं और वो यहाँ पे जो लोग रहते हैं अगर वो कुछ क्रिटिसाइज करते हैं अपने ही मुल्क को सही करने के लिए तो उनके ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन अगर इन लोगों को यहाँ बुला लिया जाए तो इनकी बिल्कुल यही हालत होती है जो इंसाफ की है, जो देख के काफी अफसोस होता है हमें। लेकिन अब यही रियलिटी है और इमरान खान साहब ये चीज मानने को तैयार नहीं है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको जी इन साहब की पिक्चर दिखाते हैं। बिल्कुल जनरल अफजल जी कोरोना जब जिस जमाने में कोरोना वायरस जो है वो पाकिस्तान में फैला था उस वक्त ये हेड थे और इनके बकौल इनका कहना है कि जी एक पेशेंट पे इन्होंने 25 लाख खर्च किए, 25 लाख पाक रुपीस खर्च किए। तो मुझे नहीं पता कि उनको कौन सा इंजेक्शन लगा रहे थे, कौन सी वैक्सीन लगा रहे थे, कौन सी मेडिसिन दे रहे थे जो शायद गोल्ड की बनी हुई थी, क्योंकि एक पेशेंट के ऊपर 25 लाख कुछ ज्यादा नहीं होगी सर। मतलब ठीक है थोड़ी बहुत करप्शन कर लेनी चाहिए लेकिन इतना लंबा हाथ कौन मारता है। तो बिल्कुल जी 120 बिलियन में से 40 बिलियन जो है वो गायब हैं, 40 बिलियन जो है वो करप्शन में गायब हो चुके हैं और इसीलिए IMF भी नाराज है और बाकी वर्ल्ड बैंक वगैरह भी पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे हैं। और इस वक्त जो मेरा टॉपिक है वो शायद सबसे बड़ा इशू है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ऐसा ही लग रहा है। इसकी वजह यह है कि ये वो इशू है, ये वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें
सरवाइव करना है, हमारी सर्वाइवल का इस वक्त जो है वो मसला है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई दुश्मन की तरफ से हमला है, कोई जंग की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि सर्वाइवल की जब बात की जाती है, ये बात की जाती है ना, हम तो ये कहते हैं हमने तो पूरी दुनिया को फतह करना है, लेकिन फिर भी चलिए जब ये बात की हम कहते हैं भाई भारत की तरफ से हमला ना हो जाए, कहीं जो है वो तालिबान की तरफ से वो हमला ना हो जाए, वो जो वहाँ के जो TTP के लोग हैं, बहरहाल वो अब तो वो खैर कौमी धारे में वो भी आ रहे हैं, TLP की तरह, लेकिन हम कहते हैं ना, तो ये वो मसला नहीं है, वो वाले सर्वाइवल की ये जंग नहीं है। ये दरअसल रियलिटी में जो सर्वाइवल की जंग होती है वो ये है। पाकिस्तान डेट लाइबिलिटीज क्रॉस 50 ट्रिलियन रुपीस, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की ये न्यूज़ है। IMF डैमेजिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान टुडे की ये न्यूज़ है, और इसमें लिखा है रिपोर्ट जो है ये IMF डैमेजिंग पाकिस्तान कैसे और क्यों, इसके ऊपर डॉक्टर लेफर जो कि इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट हैं अमेरिका के, उन्होंने डिटेल रिपोर्ट दी है कि किस तरीके से पाकिस्तान IMF के शिकंजे में फंस चुका है, एक ऐसे शिकंजे में, एक ऐसे फंदे में फंस चुका है कि अगले कई साल तक इससे निकलना नामुमकिन है। वो क्यों? जब आप नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पे जाएंगे आपको कुछ थोड़े से फ़र्क के साथ आपको कैलकुलेशंस नज़र आएंगी। जब एक्सटर्नल डेट की जब हम बात करते हैं तो $95 बिलियन से $116 बिलियन हमें नज़र आ रही हैं एक्सटर्नल डेट पाकिस्तान के, जिसमें $11 बिलियन टू पेरिस क्लब, $7 बिलियन टू IMF, $12 बिलियन यूरो एंड सकूक बॉन्ड्स एंड $17 बिलियन ऑलमोस्ट टू चाइना CPEC, जो कि CPEC की हम वक्तन फ़वक्तन बात करते रहते हैं, क्यों नहीं चल रहा, आगे क्यों नहीं बढ़ा, पाए तकमील तक क्यों नहीं पहुंच रहा, कब बनेगा, कब गेम चेंजर साबित होगा, तो देखते हैं कब होता है। ये है सिचुएशन। कहा जा रहा है कि 50,000 अरब रुपए, 50,000 बिलियन रुपीस के कर्जे पाकिस्तान पर चढ़ चुके हैं। अच्छा, आप जानते हैं कुछ जिस तरह एक्सटर्नल डेट्स होती है, यानी ये कि आपने बैरूनी ममालिक से जो है वो कर्जे लिए हैं, जिसकी मैंने कुछ थोड़ी सी डिटेल बता, कुछ होते हैं अपने अंदर के इदारे जिनसे आप जाहिर है कि पैसा लेते हैं कि भाई दे दो, ये हालात है, उससे लेके उससे पकड़ के उसे दे दो, उससे पकड़ के उसे दे दो, ये जो सिचुएशन चलती है। इसमें हमें याद है कि जो इमरान खान साहब थे, जब वो हुकूमत में नहीं थे, जब ये वाली गवर्नमेंट नहीं आई थी, तो वो हमेशा दूसरी जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी नून लीग की, उसकी तनकीद का निशाना बनाया करते थे, उसको क्रिटिसाइज़ किया करते थे कि देखिए इन्होंने इतने कर्जे चढ़ा दिए पाकिस्तान पर कि ऑन एवरी पाकिस्तानी जो है वो इतने $1,000 का कर्जा हमेशा रहता है, पैदा होता है, बड़ा होता है, मर जाता है इंसान पाकिस्तान में, लेकिन उसके ऊपर कर्जे ख़त्म नहीं होते। तो थोड़ा सा मैं आपको जो है जो रिपोर्ट हो रहा है वो बता देती हूँ कि जो अगर पिछली हुकूमत, नून लीग की हुकूमत अगर डेली 8 अरब रुपए के कर्जे लेती थी, नून लीग की हुकूमत अगर 8 बिलियन रुपीस का डेली कर्जा लेती थी, तो PTI की मौजूदा गवर्नमेंट उसको बढ़ाकर 17 बिलियन रुपीस तक ले गई है। 17 बिलियन रुपीस का डेली कर्जा लिया जा रहा है। ये आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतना बढ़ गया है कर्जा। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको कहा कि ट्रैप, ये एक शिकंजा क्यों है, ट्रैप क्यों है? मैं देख रही थी पाकिस्तान के एक बड़े इकोनॉमिस्ट डॉक्टर कैसल बंगाली साहब एक प्रोग्राम में बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि जब ये सिचुएशन होती है तो फिर आपका अपना कंट्रोल नहीं रहता आपके मुल्क के किसी भी इदारे पर, यानी ये कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अगर हम ये कह रहे हैं कि हम अभी वहाँ से कर्जे लेने की हमारे पास एक विंडो मौजूद रहे, हम लेते रहें, तो IMF हमें ये कह रहा है नो, तुम ये नहीं ले सकते। अगर तुम ये समझ रहे हो कि हमारा ये प्रोग्राम लेने के बाद अभी तक तुम इस जगह से कर्जा ले लोगे, तुम ये कर लोगे, तुम अपने स्टेट बैंक को ऐसे इस्तेमाल करोगे, वहाँ से ये सहूलत हासिल कर लोगे, दूसरा इदारा है, तो ये नहीं चलेगा। इसकी वजह ये है कि जब उनको ये कहा गया कि हमारी इकॉनमी ठीक करके दें, तो वो इकॉनमी ठीक करने के लिए पहले हमें पीसेंगे, रगड़ेंगे, हमारी आवाम को खुदकुशियाँ करने पर मजबूर करेंगे। मैं अभी बताऊँगी किस तरह। और उसके बाद जब ये सब हो जाएगा और उनके जो इसमें जो भी मकासद हैं वो पूरे हो जाएंगे, जाहिर है वो अगर ये किसी को फ़र्ज़ कीजिए करते हैं IMF प्रोग्राम देता है, तो आपका क्या ख्याल है कि वो कोई चैरिटी का इदारा है IMF?